गरीब वर्सेस अमीर का डॉग। एक गांव में देशन नाम का एक गरीब बूढ़ा 3 कुत्तों को पालता था। उसने उन तीनों का नाम रखा था राजा, रानी और गब्बर। वो तीनों कुत्ते गांव भर में घूमते रहते थे और जब भूख लगती तो देशन के झोपड़ी के पास आ जाते। देशन उन्हें रोटी के टुकड़े, चावल और बिस्कुट खिलाता था। एक दिन उस गांव का धनवान अपने 6 कुत्तों को लेकर सड़क पर घूमने चला आया। वो उन 6 कुत्तों को लेकर फोन पर बात करते हुए देशन के झोपड़ी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो देशन के झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने फोन जेब में रखा और कुत्तों को वापस ले जाने लगा। ये सब देख रहे राजा को उन कुत्तों को देखकर तरस आया। उसी गांव में अमित नाम का एक और धनवान रहता था। उसके पास एक कुत्ता था, स्कूबी। अमित ने बहुत पैसे देकर स्कूबी को खरीदा था, इस डर से कि उसको कुछ हो ना जाए। वो स्कूबी को कभी घर से बाहर निकालता ही नहीं था। उसने एक एसी कमरे में बांध के रखा था। उसकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर को नियमित किया। उसको खाना खिलाने के लिए, नहलाने के लिए और बाहर घुमाने के लिए नौकरों को रखा हुआ था। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हर रोज उसका चेकअप करता था। स्कूबी ये सब देखकर बहुत चिढ़ता था। एक नौकर हर रोज उसे शैम्पू रगड़ रगड़ कर नहलाता था। दूसरा उसे बाहर घुमाने ले जाता, उसके चेहरे पर मास्क लगाकर। स्कूबी को घुमाने के बजाय वो उसे एक चाय की दुकान पर ले जाता और अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता। इस तरह स्कूबी को आजादी नहीं मिली और वो हमेशा सहमा सहमा सा रहता था। अमित के बेटे टिंकू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे स्कूबी पर तरस आता था। एक दिन टिंकू अमित से, डैडी, स्कूबी को मैं आज घुमाने ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, पर ध्यान से, ये बहुत कीमती कुत्ता है, ध्यान रहे कि उसे कुछ हो ना जाए। टिंकू स्कूबी को देशन के झोपड़ी के सामने से ले जा रहा था। वहां राजा, रानी और गब्बर खेल रहे थे। उन्हें देखकर स्कूबी रुक गया। बड़े आस के साथ उनकी ओर देखने लगा। टिंकू समझ गया और उसका चेन खोल दिया। स्कूबी दौड़ता हुआ उनके पास गया। क्यों भाई, खास नस्ल के कुत्ते, तुम हम पर हमला करने आए हो? तुम जैसों को हर रोज देखते हैं हम। तुम और तुम्हारे नखरे, अरे चिकन मटन खाकर एसी रूम में सोते हुए तुम हम पर हमला करने आए हो। आज तुम मेरे हाथों मरोगे बच्चू। अरे रुको बॉस, मैं तुम पर हमला करने नहीं, तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ थोड़ी देर के लिए। अरे ये सच कहता है गब्बर, इसका शक्ल देखो तो पता चलता है मानो जेल से कैदी छूट कर आया हो। हाँ गब्बर, जैसे तुम कहते हो, मैं एसी कमरे में ही रहता हूँ और मुझे हर रोज वहाँ पर चेन से बांध कर रख देते हैं। चिकन और मटन तो खाता हूँ, लेकिन वो सब प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए प्रोसेस फूड है। मानो नॉनवेज का गोली खा रहा हूँ मैं। मुझे हर रोज वही खाना पड़ता है। वो सब खा खा कर मुझे उल्टी होती है। एक नौकर है जो मुझे बाहर घुमाने ले जाता है, लेकिन पेट साफ करने नहीं देता, वैसे ही वापस ले जाता है। मैं अकेला ही नहीं, इस गाँव के सब धनवानों के कुत्तों का यही हाल है। वो सब कुत्ते तुम्हें देखकर गुस्से से नहीं, ईर्ष्या से भौंकते हैं। ये बातें सुनकर उन कुत्तों को इस पर तरस आ गया। थोड़ी देर के लिए वे चारों खेलने लगे। तब टिंकू आकर, स्कूबी, डैडी ने फोन किया है, चलो चलते हैं, कहकर उसे ले गया। उस दिन स्कूबी बहुत खुश था। अगले दिन डॉक्टर ने उसकी जांच की। इसे सोरियासिस हो गया है, कहीं इसे बाहर ले जाकर खेलने तो नहीं दिया? स्कूबी अपने मन में, तेरा सर, अरे वो सोरियासिस नहीं, रेत है। टिंकू बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना, इसका ध्यान रखना। अब से इसे बाहर ले जाना मना है। डॉक्टर साहब, आप इसे एक पिंजरे में बंद करके इसका ट्रीटमेंट कीजिए। स्कूबी परेशान हो गया। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया। नौकरों ने उसे एक पिंजरे में बंद किया।
ये सब देखकर टिंकू से रहा नहीं गया। उस रात को टिंकू ने स्कूबी को पिंजरे से बाहर निकाला, उसे ले जाकर राजा, रानी और गब्बर के पास छोड़ आया। अगले दिन जब स्कूबी दिखाई नहीं दिया तो अमित, इतने सारे लोगों के होते हुए स्कूबी भागा कैसे? डैडी, सवाल ये नहीं कि स्कूबी भागा कैसे, बल्कि ये है कि वो क्यों भागा। आपने उसे एक जीव की तरह नहीं देखा, एक कीमती वस्तु की तरह ख्याल रखा उसका। आपको भ्रम है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, पर उसके लिए ये नरक जैसा बन गया। वो यहाँ से यूँ भागा मानो जैसे जेल से कैदी छूटकर भागा हो। कम से कम अब से तो उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए डैडी, आप उसे ना ढूंढे। अमित ने शर्म से सिर झुका लिया। यूं स्कूबी देशन के उन तीनों कुत्तों के साथ जाकर खेलने लगा और टिंकू उन चारों के लिए हर रोज अच्छा अच्छा खाना ले जाकर खिलाने लगा। गरीब का स्कूटर बाइसाइकिल। चंपापेट नाम का गांव शहरों और टाउनों से काफी दूर था। उस गांव के लोग ज्यादातर खेती ही करते थे। उस गांव के युवक नौकरी ढूंढते हुए शहर चले जाते थे, लेकिन उस गांव का सूर्या नामक युवक ऐसा नहीं करता था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था और उसकी माँ की सेहत ठीक नहीं थी। इसीलिए डिग्री तक पढ़ाई करने पर भी सूर्या वो गांव छोड़कर नहीं जा रहा था। उसी गांव में एक चाय की दुकान चलाते हुए वो अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी भी ये इच्छा थी कि वो भी दूसरे लड़कों की तरह नौकरी करे। कुछ समय बाद पंडित नाम का एक व्यक्ति ने आकर उस गांव में एक खाद की फैक्ट्री खोली। अखबार में इश्तेहार छपवाया कि खाद के मार्केटिंग के लिए हमें डिग्री पढ़े हुए युवक की जरूरत है। ये इश्तेहार पढ़कर सूर्या बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन सूर्या अपने साइकिल पर उस फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए गया। पंडित ने सूर्या का बायोडाटा देखा और वेरी गुड, तुम इस नौकरी के लिए एकदम फिट हो। वैसे तुम जानते हो ना कि मार्केटिंग का मतलब है एक दिन में कम से कम 100 किलोमीटर का चक्कर लगाना होगा। इसीलिए जिसके पास खुद का बाइक या स्कूटर हो उसे ही ये नौकरी मिलेगी। वैसे तुम्हारे पास है ना? अच्छा सर, पर हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास बाइक नहीं है सर। मेरे पास मेरे पिताजी का साइकिल है बस, पर हाँ मैं उसे बाइक और स्कूटर के बराबर चला सकता हूँ सर। अगर आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले लें। सॉरी सूर्या, अगर तुम्हारे पास बाइक या स्कूटर ना हो तो हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। ये हमारा सिद्धांत है। काफी सारे लड़के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं, अब तुम जा सकते हो। वैसे मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत देता हूँ, अगर तुम स्कूटर खरीद लोगे तो अच्छा है। सूर्या निराश होकर चला गया। घर के बाहर अपने पुराने साइकिल को देखकर सूर्या चिंतित सा बैठा था। तब उसकी माँ सुरभि, बेटा ये सब परेशानी क्यों ले रहे हो? मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। अब तुम मेरे लिए बैठे रहे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा। तुम बहुत होशियार हो, तुम फॉरेन शहर चले जाओ और अपने लिए नौकरी ढूंढ लो बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरी बात मान लो बेटा, अब तुम ज्यादा ना सोचो। माँ, तुमसे दूर रहकर मैं चाहे जितना मर्जी तरक्की कर लूं, मैं खुश नहीं रह सकता। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, तुम खाना खाकर सो जाओ। तभी पड़ोसी का बेटा टिंकू वहाँ आया। क्यों भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब सूर्या ने उसे सब कुछ बताया। भैया, मैं जानता हूँ कि तुम साइकिल काफी तेज चला लेते हो और तुम चाहे जितना मर्जी चला लो तुम थकते नहीं। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन कंपनी वाले विश्वास नहीं करते। वैसे इसका एक उपाय है। मेरे पिताजी के स्कूटर का इंजन खराब हो गया तो उसे छोड़कर पिताजी ने नया स्कूटर खरीद लिया। तुम उस स्कूटर के अगले हिस्से को अपने साइकिल से जोड़ दो। तुम अपने बॉस को साइकिल का अगला हिस्सा ही दिखाओ, तब वो समझेंगे कि तुम्हारा स्कूटर है। अब नौकरी मिलने के बाद तुम तो मेहनत करोगे ही, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। सूर्या को ये बात गलत लगी, लेकिन अपनी काबिलियत पे उसे भरोसा था, इसलिए वो मान गया। अगले दिन सूर्या और टिंकू ने मिलकर स्कूटर बाइसाइकिल तैयार किया। सूर्या उसे चलाते हुए खाद के फैक्ट्री के पास गया। पंडित को लाकर उस स्कूटर बाइसाइकिल के सामने खड़ा किया।
वेरी गुड, तुम्हारी नौकरी पक्की। उस दिन से सूर्या उस स्कूटर बाइसाइकिल को चलाते हुए काफी दूर दूर तक जाने लगा। वो आसपास के गांव के सारे खेत के पास जाता था और किसानों को अपने खाद के बारे में समझाता था। इस तरह बहुत जल्द ही पंडित के फैक्ट्री में से खाद ट्रक भर भर कर किसानों के खेत में जाने लगे। पंडित बहुत खुश हुआ। एक दिन पंडित ने कार में जाते हुए सूर्या को उस स्कूटर बाइसाइकिल को चलाते हुए देखा। उस दिन शाम को पंडित का पीए सूर्या से, बॉस ने तुम्हें आज साइकिल चलाते हुए देखा था। उन्होंने तुम्हें ऑफिस आते ही मिलने को कहा है। वो बहुत गुस्से में है, जरा ध्यान से। सूर्या के पसीने छूटने लगे। सूर्या पंडित के कैबिन में गया। सूर्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। सर वो माँ गांव इसलिए ऐसा कहने लगा। रुको, वैसे गलती मेरी है। मैंने ही तुम पर भरोसा नहीं किया था। मैंने तुम्हारे इस लगन को पहचाना नहीं था। मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। वैसे काम में लगन होनी चाहिए। तुम चाहे साइकिल में जाओ या स्कूटर में। तुम्हारे साथ काम करने वाले लड़के पेट्रोल के पैसे तो ले जाते हैं, फिर घर जाकर सो जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि किसानों को अपना खाद पसंद नहीं आया। लेकिन तुम हर रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए जाते हो और किसानों को समझाते हो। इस बात से मैं समझ गया हूँ कि तुम अपने माँ से कितना प्यार करते हो। मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम इस कंपनी को कितनी शिद्दत और कितनी जिम्मेदारी के साथ संभाल सकते हो। अब तुम्हें बाइक या स्कूटर की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाता हूँ। मैं तुम्हें कार देता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इन लड़कों को सुधारोगे और अपने कंपनी को खूब आगे ले जाओगे। सूर्या की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। सूर्या कार में घर पहुंचा। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सूर्या टिंकू से, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ टिंकू। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नो सॉरी नो थैंक्स बिटवीन फ्रेंड्स। तब सूर्या ने टिंकू को गले से लगा लिया।